हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग रासायनिक बलगतिकी में पढ़ रहे थे अभिक्रिया की कोटि। हमने विभिन्न अभिक्रियाओं की कोटि को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और nth कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, इनका अर्ध जीवन काल क्या होता है और इसकी पूर्ण जीवन काल क्या होता है और इस पर न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम इसका हम लोग किए और आपको समझाए भी। आज हम लोग का एक नया टॉपिक होगा जिसका नाम होगा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, इस टॉपिक का आज हम लोग बेहतरीन तरीके से निपटारा करेंगे। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता। बाबू टॉपिक का नाम होगा अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है भाई साहब, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है इस चीज को समझिए। तो किसी अभिक्रिया का जो रासायनिक संतुलित समीकरण होता है, किसी अभिक्रिया का रासायनिक जो संतुलित समीकरण होता है, उस संतुलित समीकरण में जो अभिकारक पदार्थ होते हैं, तो जो अभिकारक पदार्थों में भाग लेने वाले कुल अणुओं की जो संख्या होती है, उसी कुल अणुओं की संख्या को हम लोग अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आइए इसको हम लोग नोट करते हैं। किसी अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में अभिकारक पदार्थ की कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आणविकता कहलाती है। जैसे मानिए कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और इससे अभिक्रिया करने के बाद अभिक्रिया जब संपन्न हुआ तो आपका मिला हाइड्रोजन गैस और कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो इसमें जो अभिकारक, ये क्या है? ये है अभिकारक पदार्थ भाई साहब। ये क्या है? अभिकारक पदार्थ है। और ये क्या है? अभिक्रिया के बाद उत्पाद ये बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में जब ये इसका हम क्या लिखते हैं? संतुलित इक्वेशन, संतुलित समीकरण लिख लेते हैं। तो जो संतुलित समीकरण में जो अभिकारक में कुल अणुओं की जो संख्या होती है, उसी अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अभिकारक है, इसमें कितने अणु है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इसमें 2 अणु हैं। तो इसकी जो आणविकता होगी इस अभिक्रिया की भाई साहब, जो आणविकता होगी इसकी आणविकता 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब जो संतुलित समीकरण होते हैं उनमें जो अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बबुआ? आणविकता कहते हैं। चलिए देखते हैं आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। आणविकता के आधार पर आणविकता के आधार पर
के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है भाई साहब, आइए देखते हैं। तो सबसे इसमें जो पहला होता है, जो अभिक्रिया होती है आणविकता के आधार पर, उसका नाम है एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया मतलब एक अणु वाली अभिक्रिया। एक अणु वाली क्या होती है? अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक के अणुओं की संख्या एक होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके संतुलित समीकरण में अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है? एक हो। इसमें जो होता है अभिकारक के अणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? एक होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं कौन सी भाई अभिक्रिया? एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NH4 एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल NH4NO2। इसे जब आप तोड़ोगे तो ये बाबू क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? इसे तोड़ने के बाद क्या बनेगा? तो इसमें से आपका निकलेगा NN, हाँ, नाइट्रोजन और 4 2 और प्लस के 2H2O जल निकल जाएगा। अब बताइए कि इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? तो एक अणु है। कितना अणु है भाई? एक अणु है। किसका? अभिकारक का। ठीक है, तो इसमें इसे हम लोग क्या कहेंगे? एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। कितना अणु भाग ले लें? एक अणु भाग ले लें। जैसे एक चीज और देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसी को एक उठा लेते हैं। कहाँ गया? ये वाला। जैसे कि HCl हो, गिब्स, ये आपका बन जाए 1/2 H2 अब प्लस के 1/2 Cl2। तो अब बताइए इसमें जो अभिकारक के अणुओं की संख्या वो कितनी है? एक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसमें दूसरा होता है भाई साहब द्विअणुक अभिक्रिया। क्या होता है? द्विअणुक अभिक्रिया। द्विअणुक अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में जो होता है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है अभिक्रिया का, उसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या एक होती है। इसमें क्या, सॉरी, एक नहीं, दो होती है। इसमें अभिकारक के जो अणु होते हैं, अणु की संख्या ये कितनी होती है बाबू? दो होती है। जब अभिकारक के अणुओं की संख्या दो होगी तो उसे कहेंगे द्विअणुक अभिक्रिया। क्या कहेंगे बाबू? द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे इसी को उठा लेते हैं 2HCl, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो कितने अणु हैं? दो अणु हैं। तो इसे क्या कहेंगे? द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे। या फिर 2HI, तो ये बना देगा आपका क्या? हाइड्रोजन और आयोडीन। इसमें कितने अणु हैं अभिकारक के? दो अणु हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? द्विअणुक अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होता है? त्रिअणुक अभिक्रिया। क्या होता है भाई साहब? त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक अभिक्रिया ये क्या होता है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में अभिकारक के अणुओं की संख्या, किसके?
अभिकारक के अणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी हो, 3 हो। तो जब संख्या 3 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। बब्बू का कहेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया। अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो। ठीक है, अब क्या हो, अब इसमें हो जाएगा आपका चौथा, एक होता है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसके रासायनिक संतुलित समीकरण में अभिकारक के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या, कितना, 3 से क्या हो, अधिक हो। 3 से अधिक हो तो उसे कहेंगे जटिल अभिक्रिया। क्या कहेंगे, जटिल अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके रासायनिक जो संतुलित समीकरण होता है उसमें अभिकारक के अणुओं की जो संख्या होती है वह 3 से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे, जटिल अभिक्रिया। 3 हो तो क्या कहेंगे, त्रिअणुक अभिक्रिया। 2 हो तो क्या कहेंगे, द्विअणुक अभिक्रिया। और 1 हो तो क्या कहेंगे, एकाणुक अभिक्रिया। बात समझ में आई भाई साहब, बताइए, समझ में आई? बिल्कुल, ये समझ में आया, आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए आइए देखते हैं अपने अगले इस क्रम में अगला क्या होगा। मिटा दें, साफ कर दें, चलिए मिटाते हैं। अब देखते हैं कि जो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि होती है, इस आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। पेपर में इस टॉपिक को कई बार पूछ चुका है कि आणविकता और कोटि में क्या लिखिए, अंतर लिखिए, ठीक ना, कई बार पूछ चुका है। तो आप हेडिंग बनाएंगे, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। क्या बनाएंगे भाई साहब, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। ठीक है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार टॉपिक ये होगा, जो आपके पेपर में कई बार पूछ चुका है 2 नंबर में, कि अभिक्रिया के कोटि और आणविकता में अंतर लिख दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं, लिखते हैं अपने इस खूबसूरत से टॉपिक को। ठीक है, तो टॉपिक होगा भाई साहब, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर, ये हम लोग आज देखेंगे। एक तरफ लिखेंगे आप कोटि, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे आप आणविकता। एक तरफ कोटि और एक तरफ आणविकता। ठीक है, 2 कॉलम बना लेंगे। चलिए देखिए क्या करते हैं। इसमें पहला पॉइंट, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है। ठीक है, जिसे प्रयोगों से और वेग समीकरण से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसे प्रयोगों से या वेग समीकरण से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक कोई अभिकारक है, P उत्पाद बनता है, तो इसका वेग दर व्यंजक R बराबर K और A के पावर, यदि 0 हो तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, 1 हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसी को तो वेग व्यंजक बोलते हैं, तो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो आणविकता है यह एक सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान है, जिसे
अभिक्रिया से, अभिक्रिया से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया से अर्थात अभिक्रिया का जो समीकरण होता है उस समीकरण से हम लोग क्या कर सकते हैं, आणविकता को ज्ञात कर सकते हैं। ये तो पहला अंतर हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर देखते हैं अभिक्रिया की कोटि में। एक कोटि जो होती है बबुआ, ये शून्य हो सकती है और धनात्मक हो सकती है, कामा निगेटिव हो सकती है और कामा भिन्नात्मक होती है। ये हो सकती है, मतलब कि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि धनात्मक भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक भी हो सकती है और अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी, भिन्न के रूप में भी हो सकती है। लेकिन बाबू जो अभिक्रिया का जो आणविकता होता है, अभिक्रिया की आणविकता, यह केवल प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है भाई साहब, क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। यह जो होती है एक नेचुरल नंबर होता है, अर्थात यह शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता भाई साहब, तो ये शून्य नहीं हो सकता है, और यह जो होती है कि भिन्नात्मक जो होती है कि नहीं हो सकती है। मतलब कि जो आणविकता है ये शून्य नहीं हो सकता है, ये भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यह केवल एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। कौन, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरी बात अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है, जो कोटि होती है यह प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। किस पर भाई, ये प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। केवल किस पर, प्राथमिक पर भी लागू हो सकती है और जटिल पर भी लागू हो सकती है। और इसमें तीसरा पॉइंट, यह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर क्या हो सकती है बाबू, लागू हो सकती है। किस पर, प्राथमिक पर कौन लागू होता है और जटिल पर उसकी अभिक्रिया की कोटि लागू होती है, प्राथमिक पर भी और जटिल पर भी। जो आणविकता होती है यह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, जटिल अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई। जो कोटि होती है, देखिए अगला पॉइंट बहुत ही दमदार, कोटि जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के सांद्रता एवं समय के मध्य संबंध बताती है। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, अभिक्रिया के अभिकारक पदार्थ के अणु की संख्या या अणुओं की संख्या बताती है। आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ के अणुओं की संख्या बताती है। और जो कोटि होता है वह अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की सांद्रता है और जो समय है इसके बीच में जो संबंध होता है उस रिलेशन को बताती है। बात समझ में आ गई बबुआ। तो ये है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।